लीजिए सुनिए। मिर्जा अजीम बेग चुगताई की लिखी कहानी खो गया, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। स्टेशन पर टिकट संभालती हुई श्रीमती जी ने कहा, देखो, सफर लंबा है और इंटर क्लास की गड़बड़, कहीं खो ना जाना फिर। मैंने गौर से उस मूर्ख पत्नी को देखा। पुरुष के लिए क्या ये अपमानजनक बात नहीं? अरे ओ मूर्ख स्त्री, जरा सोच तो कि ये नकाब मुंह से उठाकर सिर पर डालते ही तेरे होश जाते रहे हैं, जैसे पर निकल आए। मैंने कुछ बिगड़ कर कहा, हम कोई बच्चा तो है नहीं। माफ कीजिए, श्रीमती जी ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, जैसे आप कभी पहले खोए थोड़ी ही हैं। मैं क्या बताऊं कि मुझे कितना गुस्सा आया। जरा कोई इस भली स्त्री से पूछे कि नेकबख्त, पहले तो ये बता कि तेरा मियां तुझे पहुंचाने जा रहा है या तू उसे पहुंचाने जा रही है? वो तेरा जिम्मेदार है या तू उसकी रक्षक और जिम्मेदार है? मैं स्वीकार करता हूं कि यात्रा में एक बार मुझसे लोटा खो गया, दो बार कुछ नकदी चोरी चली गई, एक दफा कोई दुष्ट सोते में जूता लेकर चंपत हो गया, और एक बार कोई अल्लाह का नाम लेकर बिस्तर ही लेकर लंबा हुआ। एक दफा टिकट खो गया, और एक स्टेशन पर संयोगवश मैं स्वयं रह गया। ये कहना कि ये सब चीजें ना तो चोरी गईं न रह गईं बल्कि खो गईं, कहाँ तक ठीक है? ये भी मैं मान लेता हूं, परंतु आप स्वयं न्याय करें कि मैं ये कैसे मान लूं कि मैं भी रह नहीं गया बल्कि खो गया था। ला हौल वला कुव्वत। कोई बैल बधिया हो गया या ऊंट खच्चर हो गया जो मैं खो गया? दुनिया जहान के पति और अच्छे अच्छे ग्रेजुएट सफर की गड़बड़ और चक्कर में स्टेशनों पर रह जाते हैं, तो क्या उनकी पत्नियां यही कहती फिरती होंगी सबसे कि पति महोदय खो गए? मुझे उस मूर्ख पत्नी पर क्रोध आया कि देखो तो, इसके निकट रह जाने और खो जाने में कोई अंतर ही नहीं है। अतः मैंने झल्ला कर कहा, फिजूल बातें मत करो। दो कुली थे। श्रीमती जी ने कहा था कि जल्दी से बैठेंगे जिससे कहीं जगह न घिर जाए। मैंने उनकी राय का समर्थन किया और दुर्भाग्य से रेल में शीघ्रता से बैठने तथा बिठाने का जिम्मेदार अपने को समझे हुए था। अतएव जैसे ही गाड़ी आई, कुलियों को जल्दी से ताकीद करके मैं जनाने इंटर की ओर चला। अब इन बुद्धिमान पत्नी की मूर्खता देखिए। हम ये समझे कि हम प्रबंधक हैं और वे समझी कि ये मूर्ख है और मैं जिम्मेदार हूं। परिणाम ये हुआ कि एक कुली लेकर मैं पहुंचा जनाने इंटर के पास और दूसरे कुली को लेकर वे पहुंची मर्दाना दर्जे में। हम तेजी से असबाब जो रखवाते हैं तो क्या देखते हैं कि दूसरा कुली और श्रीमती जी गायब। कल्पना भी न थी कि ऐसा होगा। कुछ प्रतीक्षा की और फिर उसी जगह आ गए लौटकर जहां खड़े थे, पर कुछ फल न हुआ। वही मामला हुआ जैसे घरवाली खो गई। इसका तो हमें संतोष है कि किसी बुद्धिमान के भाग्य ने यदि कहीं धक्का खाया और वो उन्हें ले गया, तो न केवल वो इस झंझट को लेकर पछताएगा बल्कि खुशामद करके वापस ही करते बनेगा। खैर, अब मामला ये हुआ है कि प्लेटफॉर्म पर हम बौखलाए फिर रहे थे कि दूसरे कुली ने हमें पहचान लिया और बताया कि मर्दानी इंटर क्लास में सामान लगा दिया गया है, बाकी सामान भी लेकर वहीं चलिए। अतः हम पहुंचे। मालूम हुआ कि यहीं बैठना है। खैर, कोई हर्ज नहीं, अक्सर ऐसा करते हैं और कोई तकलीफ नहीं होती। सिर्फ किसी कानी कुतरी सुंदरी की ओर अवश्य नजर उठाने का साहस नहीं होता। दो तेज और शक्की आंखें दो अबोध तथा कमजोर आंखों पर पहरा लगाए रहती हैं। इधर किसी नकटी चपटी स्त्री के पांव के जेवर की आवाज छम से आई नहीं कि उधर श्रीमती जी की आंखें बिना उस स्त्री को देखे हुए मेरी आंखों पर गड़ जाती हैं कि कहीं मैं उसे देख तो नहीं रहा हूं। सारांश ये कि शेष सामान भी यहीं आ गया। जगह काफी थी और अब हम जमकर बैठ गए थे निश्चिंतता से। और फिर बहुत जल्द हमें यह भी मालूम हो गया कि ऐसा क्यों किया गया है। सिर्फ इसलिए कि ना तो हम कहीं स्वयं खो सकें और न लोटा वोटा फेंक सकें। फिर सबसे बड़ा कारण ये बताया गया कि तुम्हें बार बार पैसे पैसे के लिए दौड़ करके आना पड़ता। हमने कहा कि हिंदुस्तान टाइम्स खरीदेंगे ताकि ताजे समाचार पढ़ सकें। जवाब में हमें इलस्ट्रेट वीकली दिया गया, जो 5-6 दिन का बासी था और कुली से पहले ही मंगवा लिया गया था। अब ये हुक्म हुआ कि देखिए इसमें खबरें। यद्यपि स्वयं उन्हें ही उसके चित्र देखने थे। हमने कहा कि ये पुराना है तो जवाब मिला कि सब ठीक है। और फिर जब हमने ताजे समाचारों के लिए कहा तो जवाब मिला कि जल्दी क्या है, खबरें आगे चलकर किसी से पूछ लेना, नहीं तो कोई खरीदे तो उससे मांग कर पढ़ लेना। चलिए, छुट्टी हुई। खैर, सब्र किया और चुप हो रहा। गाड़ी चली और बहुत जल्द पास बैठे हुए लोगों से हमने बातें करना शुरू कर दी।
एक गंभीर प्रकृति के खाकी पोशाक वाले ने मुझे बड़े गौर से सिर से पांव तक देखा, इस प्रकार कि मुझे संदेह हुआ कि अब ये कहता ही है कि मैंने कहीं आपको देखा है। पर बहुत जल्द मालूम हो गया कि ये बात नहीं है, बल्कि कारण दूसरा है। वो ये है कि मैं बड़ा ही रद्दी सूट पहने हूं, जैसे कि मैं किसी गारे के तीजे, एक संस्कार जो मरने के तीसरे दिन होता है। मैं गया था और वहां से उसके दादा के नीलाम होते हुए सामान में से ले आया हूं। उन महाशय ने मुझे कुछ संदिग्ध दृष्टि से देखकर श्रीमती जी की ओर भवों से इशारा करके कहा, ये कौन है? मैंने कहा, क्यों, ये आप इनके साथ हैं? जी हाँ, मैं। आप नौकर हैं इनके? जी। क्या कहा आपने? मैंने इस प्रकार कहा मानो सुना ही नहीं। मेरा मतलब ये है कि आप मेरी पत्नी हैं ये, मैंने तनिक गर्व के साथ कहा। पत्नी? उन्हें शायद ऐसा लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ये कहकर मैंने उस आदमीनुमा शक्की जानवर को देखा जो मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। मुझे कितना क्रोध आया है उस बहमी पर कि बता नहीं सकता। वार्ता समाप्त होने के बाद, अर्थात विश्वास करने से इनकार करने के बाद, वो सिगरेट का धुआं एक हुंकारे के साथ दूसरी ओर नहीं छोड़ने लगा, बल्कि जोर देकर मानो मुझसे कह रहा था कि तू झूठ बकता है। मैं भला ये कब सहन कर सकता था। मैंने उसका हाथ पकड़ अपनी ओर आकृष्ट करते हुए कहा, जनाब को इस बारे में आखिर शक क्यों हुआ? ये मैंने बहुत धीरे से कहा कि श्रीमती जी कहीं सुन न लें, नहीं तो कहती कि ऐसी बातें शुरू ही क्यों की। परंतु उस बदतमीज और शक्की आदमी को तो देखिए कि उपहासप्रद ढंग से भक से धुआं मुंह से निकाल कर कहता है, और वो भी मुस्कुराकर बहुत ही धीरे से, जी, पर धीरे से बोलिए। ये कहकर वो बेपरवाही से दूसरी ओर मुंह करके धुआं उड़ाने लगा। मैं जलकर कबाब हो गया। मैंने मन में कहा कि ओ अभागे, तू मत विश्वास कर, शक्की जानवर जा चूल्हे में। पत्नी तो ये हमारी 16 आने हैं, सिर्फ मेरी। इसके बाद मैंने स्वयं अपना मुआयना किया। सुना करते थे कि पहले जमाने में लोग घड़ों में कपड़े रखते थे, तब संदूक सबके पास नहीं थे। आज पता चला कि ये बात बिल्कुल गलत है। बात वास्तव में यों होगी कि ऐसे लोगों की पत्नियां मैले कपड़े निकालकर अपने पतियों को जबरदस्ती पहना देती होंगी। अतः मुझे श्रीमती जी पर अत्यधिक क्रोध आया। सरक कर जरा करीब आया। वो समझी कि मैं कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूं, अतः उन्होंने भी मेरी तरफ अपना कान बढ़ाया और मैंने चुपके से उनके कान में कहा, क्यों जी, ये आखिर तुमने हमें समझा क्या है? इसके उत्तर में उन्होंने मुझे भौएं सिकोड़कर इस प्रकार देखा कि मुझे संदेह हुआ कि वो जबान से कुछ कहने की बजाय शायद मन में मुझसे कह रही हैं, मूर्ख। सहसा मुझे उनके इस प्रकार धृष्टता से देखने पर और भी क्रोध आया, और फिर मैंने उसी तरह पूछा, आखिर तुमने हमें समझ क्या रखा है? हूं? आखिर उन्होंने कहा, खैर तो है। मैंने भन्ना कर कहा, ये हमारे अच्छे अच्छे महंगे सूट, बल्कि सेकंड क्लास में सफर करने के लायक मेरे सूट और बढ़िया बढ़िया टाइयां वगैरह आखिर किस दिन के लिए तुमने बनवा कर रखी हैं? क्यों नहीं आखिर तुम पहनने देती? चलते समय हमने तुमसे कितना कहा कि ये सूट मैला और कितनी दफे का पहना हुआ है, और इससे 2-4 बार जूता भी पोंछा जा चुका होगा, फिर यही क्यों पहनने को दिया? क्यों नहीं तुमने? बात काटकर वो भी धीरे से किंतु तेजी से बोली, पागलों की सी बातें तो करो नहीं, जानते हो सफर में कपड़े खराब हो ही जाते हैं। अब आप ही न्याय करें कि ऐसे अनुचित जवाब से मैं कैसे जलकर कबाब न हो जाता। स्वयं तो पहने हुए हैं रेशम के कपड़े, रेशम के मोजे, 11 रुपए वाला जूता, और हम पहने हुए हैं एक मैला कुचैला सूट। टाई ऐसी जैसे भंगिन का कमरबंद, और कॉलर ऐसा जैसे टामी का पट्टा, और पैर में एक अंग्रेजी जूता जो सामने से ऐसा फटा है जैसे अंग्रेजों के नौकर साहब का उतारा हुआ जूता पाते हैं। इनके कपड़े तो मैले न होंगे और हमारे हो जाएंगे। खुद जाने कुरूप पतियों को इन सुंदर पत्नियों ने मन में क्या सोच रखा है। मैं जल ही तो गया, और मैंने बल खाकर कहा, और ये तुम जो अपने अच्छे कपड़े पहने हो, ये मैले न हुए? रेल में ऐसी बातें नहीं करते। ये मानो एक घसीट का पेंच था कि खींच कर वो काटा, और जवाब आंखों से क्रोध का प्रदर्शन करके बस खत्म। मैंने भन्ना कर इस चटाखेदार उत्तर पर क्रोध का घूंट सा पिया, किंतु अंत में धैर्य न रहा और मैंने फिर जोश में आकर कहा, आखिर ये भी कोई? पर मेरी बात तेजी से काट दी गई, ये कहकर कि और जो सफर में कोई मिलने जुलने वाली मिल जाए तो बस बच्चा बनते हैं। ये कहकर मुंह दूसरी ओर फेर लिया, मानो आगे बहस मंजूर नहीं। मैं इसके सिवा क्या करता कि जलता और भुनता रहा। इतने में गाड़ी रुकी।
एक सब इंस्पेक्टर साहब अपनी फौज और इतने सामान के साथ रेल पेल करते हुए डिब्बे में आए कि श्रीमती जी घबराकर बोली, हमें सेकंड क्लास का टिकट बनवा दो। मैं टिकट बनवाने दौड़ा। मैंने कहना चाहा, मगा जल्दी ये लो, जल्दी जल्दी, ये कहकर मुझे टिकट दिए और फिर कहने लगी, जल्दी करो। इन रेलवे के बाबुओं को इतनी जमाइयां आती हैं और फिर ऐसी ऐसी कि छोटी छोटी आंखें मोटे मोटे चेहरों पर खो खो जाती हैं। दिल का खून सिमट कर नाक की फुनगी पर आ जाता है और अंगड़ाइयां ऊपर से ऐसी बेतुकी और ऐसी बेमौका कि बयान नहीं कर सकता। ये नहीं देखते कि हमारा बोझ क्या है और जिस कुर्सी पर हम स्वयं धरे हुए हैं वो कैसी है। उन्हें तो इससे मतलब ही नहीं, बस अंगड़ाई लेने से काम है। मैंने कहा, जनाब मुझे कानपुर तक की सेकंड क्लास की टिकट बनवाना है। उधर इसके जवाब में पहले तो मुझे उन्होंने गौर से देखा और शायद किसी टूटे फूटे अंग्रेज का बटलर समझकर जवाब में जमुहाई के साथ हंगड़ाई लेना उचित समझा, और तभी कुर्सी जो चरमराई तो एकदम से ऐसा मालूम हुआ जैसे जादू के जोर से चेहरे पर आंखें पैदा हो गईं। ये इटावा का स्टेशन था और मैं पुल पार करके प्लेटफॉर्म के उस तरफ गया था टिकट बनवाने। बाबूजी ने बड़ी कृपा की, जो कुछ देर के बाद एक लापता टिकट चेकर का हवाला दे दिया। मैं उनकी खोज में लग गया और उन्हें हर जगह तलाश किया। स्टेशन के पाखाने के अतिरिक्त कोई भी जगह नहीं छोड़ी। मैं उनको खोज ही रहा था कि वो स्वयं मुझे तलाश करते हुए आ पहुंचे। मैंने टिकट हवाले करके बदलने को कहा तो उन्होंने कहा, दाम? और मैंने जवाब में कहा, अरे रुपए पैसे का बटुआ श्रीमती जी के पास है। अतः दौड़ा एकदम से टिकट विकेट छोड़कर दाम लेने। दौड़ा ही था कि ख्याल आया कि कहीं टिकट चेकर सहित गायब न हो जाए। अतः फिर दौड़ा वापस और उधर रेल ने दी सीटी। जब तक मैं झपट कर उनके हाथ से टिकट वापस लूं रेल चल दी। अब बजाय पुल पार करने और उस तरफ पहुंचने के मैं रेल की पटरी फांद कर बुरी तरह दौड़ा और जो डिब्बा सामने आया उसी में बैठ गया। अब हाँफते हाँफते खिड़की से सिर निकालकर बाहर जो देखता हूं तो रेल तो प्लेटफॉर्म के बाहर और श्रीमती जी खड़ी हुई है असबाब सहित प्लेटफॉर्म पर। बौखलाया हुआ तो आया ही था, बस देखते ही उछल पड़ा। इरादा किया कि खिड़की खोलकर कूद जाऊं, परंतु एक बड़े मियाँ बैठे थे मोटे से। उन्होंने शायद सोचा कि ये पागल है, अतः हाथ पकड़ लिया। जल्दी में झटके पर झटके दे डाले, परंतु हाथ नहीं छुटा सका। वे न जाने क्या पूछने लगे और मैं न जाने क्या कहने लगा। उन्होंने खिड़की बंद करते हुए मुझे छोड़ा तो मैं जंजीर खींचने दौड़ा, पर वो भला कहाँ हिलती। दूसरों से पूछा तो वे कारण पूछने लगे। सब पलक झपकाते ही हो गया। कारण बताया तो फिर बड़े मियाँ ने हाथ पकड़कर बैठा लिया और कहा, आखिर इतनी घबराहट क्यों है? तार दे देना अगले स्टेशन पर से और दूसरी गाड़ी से वापस आ जाना। बात मेरी समझ में आ गई। झांक कर फिर श्रीमती जी को देखने की कोशिश की। ख्याल आया कि ठीक है, ऐसा हो चुका है। उस बार जब रह गया था तो श्रीमती जी चली गई थी। बाद में उन्होंने कहा था कि मैंने भूल की। अगले स्टेशन पर उतरकर तुम्हें तार दे देती और तुम आ जाते। मैंने कहा, मैं खुद पहुंचकर आगे तार दे दूंगा और वो आ जाएंगी। एक्सप्रेस के रुकने का दूसरा स्टेशन जसवंत नगर था। वहां उतरा तो पहले ही से तार मौजूद था। लिखा था कि इस नाम के आदमी को डिब्बे में से ये कहकर उतार लो कि तुम्हारी पत्नी इटावा में उतर गई है। मैं उतर ही चुका था। मेरे पास तार के पैसे भला कहाँ, परंतु पता चला कि तार मुफ्त दिया जाएगा। अतः मैंने तार दिलवा दिया कि घबराना मत, मैं उतर पड़ा हूं, दूसरी गाड़ी से चली आओ। मेरे यहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही एक मालगाड़ी इटावा जा रही थी। मैंने मन में सोचा कि विरह के सदमे कौन उठाए, इससे अच्छा है कि चले चलो। मालूम हुआ कि सेकंड क्लास का टिकट लेना पड़ेगा। जब हमने कहा कि रुपए नहीं है तो ये भी तय हो गया कि अच्छा, तुमको मुफ्त पहुंचा दिया जाएगा। हमने कहा कि अच्छा है और खुश थे कि गार्ड साहब ने बड़े इत्मीनान से प्रोग्राम बताया। अर्थात ये कि इतना तो विश्वास था कि कभी न कभी तो ये गाड़ी अवश्य पहुंच जाएगी, परंतु ये पता नहीं था कि वहां पहुंचेगी कब। सवारी गाड़ी जो इसके बाद जाएगी उससे पहले या बाद में। खोज करने पर पता चला कि सवारी गाड़ी बीच के किसी स्टेशन पर नहीं रुकेगी और ये अवश्य रुकेगी। पहुंचने के बारे में आशा थी कि सवारी गाड़ी से कुछ पहले पहुंचेगी, किंतु यदि ऐसा न हुआ तो संभव है सवारी गाड़ी के भी आध घंटे बाद पहुंचे। और फिर अभी तो ये भी पता नहीं था कि कमबख्त छूटेगी कब। जहन्नुम में जाए ऐसी गाड़ी। हमने इरादा बदल दिया और लगे सवारी गाड़ी का इंतजार करने। इंतजार भी बुरी चीज है और फिर ऐसे मौके पर। तंग आकर हमने भी बड़े धैर्य से एक कुर्सी पर बैठकर आंखें आधी बंद करके पैर हिलाना शुरू कर दिए, यहां तक कि थक गए।
फिर बड़ी देर तक आंखें खोलकर सीटी बजाते रहे। इसके बाद फिर पैर हिलाए। ख्वाहमखा घड़ी बार बार देखी। संदेह हुआ कि सुइयां चल नहीं रही हैं। कान से कई बार लगाकर देखा। बार बार अपनी घड़ी में समय देखा और फिर स्टेशन की घड़ी देखने गए। कुछ बस न चला तो सोचा कि लाओ, कुछ न सही तो पानी ही पिए। पानी पीने जा रहे थे कि ख्याल आया कि पेड़ा खाकर पानी पीना ठीक रहेगा। पहुंचे पेड़े वाले के पास। कहा कि 2 आने के पेड़े देना। वो तौलने को हुआ तो ख्याल आया कि पैसे। तुरंत उससे पेड़ों का भाव पूछकर महंगे होने के कारण लेने से इनकार किया और वहां से सीधे प्लेटफॉर्म के कगार पर टहलना शुरू किया। बहुत जल्द निश्चय कर लिया कि इस प्रकार टहलना चाहिए कि हर कदम नपातुला पत्थर के टुकड़े के भीतर ही पड़े। अतएव इस प्रकार प्लेटफॉर्म के किनारे किनारे टहलकर उसके पत्थर 2 बार गिन लिए। इसके बाद सिग्नलों को जाकर दबाना शुरू किया। एक कुली ने स्टेशन मास्टराना शान से आकर रोका और बताया कि ये तो बहुत अनुचित और मना है। सारांश ये कि आपसे क्या बताएं कि कैसे समय काटा है। हमारी ओर से श्रीमती जी की ओर गाड़ी पहले जाती थी और इसी का हमें इंतजार था। गाड़ी आई और हम टिकट लिए बिना उसमें बैठकर रवाना हुए, क्योंकि हमारे पास टिकट मौजूद ही थे। जब चल पड़े तो पहुंचते क्यों न। पहुंचे और ये सोचकर कि जोरू वेटिंग रूम में बैठी होगी, उसमें धड़धड़ाते हुए घुसते चले गए। वहां श्रीमती जी के स्थान पर एक मोटा सा अंग्रेज धरा था। उसने सोचा होगा कि ये बटलर किधर से घुस आया और अंग्रेजी में पूछा, क्या है। उल्टे पांव लौटे वहां से। हमें भला कहाँ फुर्सत कि अंग्रेज से उलझें या उसे जवाब दें। इधर देखा उधर देखा, तरह तरह के शक हो रहे थे कि एक बाबू साहब मिले। उनसे हमने पूछा, क्यों जनाब, कहिए। यहां पर एक मुसलमान लेडी, मुसलमान औरत। हाँ हाँ, वे बोले, वही ना जिनके मियाँ उन्हें छोड़कर आगे चल दिए। अजब बेवकूफ हैं वो भी। एकदम से कुछ सोचकर, पर आप, वो तो गई शायद। कहाँ गई, मैंने गुस्से को दबाते हुए कहा। और फिर वैसे भी परेशानी क्रोध से बढ़ी हुई थी। अगले स्टेशन पर, शायद जसवंत नगर। कब, कैसे, है कब, मैंने बदहवास होकर पूछा। मालगाड़ी पर गई। असबाब तो उनका जाते मैंने देखा था। जरूर गई होंगी, मगर आप। उन्होंने मुझे सिर से पैर तक देखा। मैंने कहा, वो मेरी पत्नी है। ये कहकर मैंने जानबूझ दूसरी तरफ नजर कर ली। आपकी, ये कहकर संदिग्ध दृष्टि मेरे ऊपर डालते हुए चलते चलते वो रुक गया। आपकी, उसने फिर कहा। जी हां, मैंने कहा, जरा पता लगाकर बताइए। ओह माफ कीजिएगा, उसने कहा, आइए। और ये कहकर वो आगे चला। हम दोनों बुकिंग ऑफिस में पहुंचे और वहां पता लगाने पर मालूम हुआ कि वो गई मालगाड़ी से। और फिर मालगाड़ी कौन सी? वो जो रास्ते में छोटे स्टेशन पर हमारी गाड़ी को मिली थी। जोरू के गड़बड़ में पड़ जाने के कारण मेरी बदहवासी बढ़ रही थी। लाख विश्वास दिलाता हूं उन मूर्ख बाबुओं को कि जनाब, गलती उस मूर्ख पत्नी की है, ना कि मेरी। पर वे दुष्ट कहे जाते हैं कि जनाब वो तो बहुत होशियार मालूम पड़ती हैं। गलती खुद आपकी है कि आप क्यों चले आए, जब आपका रास्ता उधर ही को था। अब बताइए कि मैं उन मूर्खों से क्या ये कह देता कि हमें उसकी मोहब्बत खींच लाई, हम उसके विछोह को न सह सके। इतनी बुद्धि ही नहीं उनमें कि मेरी बात वे समझते। लगे कठ हुज्जती और बहस करने। मैंने बहुत कुछ कहा कि इस वजह से चला आया कि गाड़ी पहले इधर आती है, पर ये कमबख्त रेलवे वाले अजी एक ही बकवादी और नालायक होते हैं। न मानना था न माने, उन्हें न कायल होना था न हुए। खैर, मैंने मन में कहा कि इनके दिमाग तो रेल की सीटियों और झक झक फक फक ने उड़ा दिए हैं। और श्रीमती जी एक चलता पुर्जा, उन्होंने अवश्य कुछ लगाई होगी। अतः इनकी स्थिति दयनीय है। इसलिए उन लोगों को तो मैंने उनके हाल पर छोड़ा और कहा उनसे कि खैर, खता और गलती मेरी सही। अब आप ही इतनी बुद्धिमानी करें कि एक तार दे दें उसको अगले स्टेशन पर कि मैं यहां हूं, परंतु खबरदार, अब तुम वहीं रहना। इसके बाद मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए। गाड़ी आने में बहुत समय था, भूख अलग लग रही थी। सोचा कि जरा शहर में चलकर इस्लामिया स्कूल के पुराने साथियों में से किसी को ढूंढें। अतएव पहुंचे एक साहब के यहाँ, जिन्हें बहुत दिन हुए तब हमने 8वीं कक्षा में छोड़ा था और विश्वास था कि अब वे 9वीं कक्षा में आ गए होंगे। सौभाग्य से मिल गए और खूब मिले। जो बातें होती हैं वही हुई, अतः उनका उल्लेख बेकार है। अब यह एक भूल हमसे हो गई, वो ये कि गाड़ी का ठीक समय मालूम करना भूल गए। गाड़ी का इस तरह का नाम याद रह गया जैसे 10:30 बजे वाली, 4:45 बजे वाली इत्यादि। इस गलती का हमने उस समय अनुभव किया जब समय करीब आया और हमने अपने मित्र से चलने को कहा।
उन्होंने स्वाभाविक ढंग से ये कहकर रोकने की कोशिश की कि गाड़ी में अभी देर है। अतएव कुछ देर रुकने के बाद अंदाज से ही चल दिए। स्टेशन पर पहुंचकर जब तक इक्के से उतरे कि गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। या मेरे खुदा, अब मैं क्या करूं। दोस्त से दाम लेकर श्रीमती जी को तार दिया। संयोगवश गाड़ी छूट गई और हम दूसरी गाड़ी से जरूर आ रहे हैं। तार देने को तो हमने दे दिया, परंतु अब ये सोच रहे थे कि क्या होगा। शामत आ जाएगी, वो लड़ाई होगी कि क्या बताऊं। उन मित्र को ये सजा दी कि बैठो अब मेरे साथ और मुझे विदा करके ही जाना। गाड़ी आई और हम विदा हुए। जसवंत नगर का स्टेशन आया। हम समझे थे कि स्टेशन पर श्रीमती जी सामान लिए तैयार खड़ी मिलेंगी, पर यहां कोई नहीं था। जल्दी से उतरे और एक कुलीनुमा आदमी से जो पूछा तो उसने उत्तर दिया, सो रही होंगी वेटिंग रूम में। मुझे क्या पता कि उस कमबख्त ने यूं ही अटकल से कह दिया है। अतः मैं ये सुनते ही वेटिंग रूम की ओर दौड़ा और साथ ही जोर से कुली को भी आवाज दी। क्या देखता हूं कि दरवाजा बंद है और वो भी भीतर से। गजब हो गया। मैंने मन में कहा, सो रही हैं घोड़े बेचकर और यहां गाड़ी निकली जाती है। झांक कर देखा तो अंधेरा। जानता था कि बिना बत्ती बुझाए उन्हें नींद ही नहीं आती। अब मैंने बदहवास होकर किवाड़ धड़धड़ाना शुरू किए, पर वहां जवाब नदारद। इतने में रेल ने सीटी दी। मैं और भी घबरा गया। समझ में न आया कि क्या करूं। निराश होकर अपने डिब्बे की ओर लपकने को हुआ कि टोपी तो ले लूं कि एक कुली ने रोका। रेल ने एक और सीटी दी। कुली से मैंने कहा ठहरो, और लपका अपने डिब्बे की ओर टोपी लेने, लेकिन घबराहट में न जाने किस डिब्बे में घुस गया। वहां से निकला और अब इधर दौड़ता हूं और उधर, पर जल्दी में अपना डिब्बा नहीं मिलता। रेल ने एक और सीटी दी और अब मुझे ख्याल आया कि वो है अपना डिब्बा। रेल चली और मैं लपका। मालूम हुआ कि भूल हुई और पीछे है, पर अब गाड़ी तेज हो चुकी थी। खड़े का खड़े रह गया। अपना डिब्बा सामने से निकला और मैंने देखा कि वो सामने मेरी टोपी रखी है। गाड़ी काफी तेज हो चुकी थी, अतः सिवाय खड़े ताकते रहने के और कुछ कर भी तो नहीं सकता था। खैर, मैंने मन में कहा, टोपी गई तो क्या हुआ। अच्छा है कि श्रीमती जी ने नई टोपी नहीं दी थी। अब इत्मीनान से आध घंटे वेटिंग रूम में लड़ेंगे और फिर सोएंगे। सुबह की गाड़ी से जाना होगा। अतएव मैं वेटिंग रूम के पास आया और दरवाजों को जोर से पीटा। वही कुली आया और कहने लगा, अंदर से कमरा बंद है। वेटिंग रूम का चपरासी पीछे की ओर से ताला डालता है। आपको खुलवाना है तो स्टेशन मास्टर साहब से कहिए। आए, मैंने आश्चर्य से कहा, तो इसके भीतर कोई नहीं है? कोई औरत? एक बेगम साहिबा आई थी, पर वो तो चली गई। अरे, मैंने उछल कर कहा, किधर? इधर, कहकर कुली ने बड़ी सादगी से रेल की पटरी की ओर अंगुली उठा दी। मैंने बेहद परेशान होकर एक गहरी सांस ली। जी में आया कि इन रेलवे वालों से खामोखा लड़ पड़ूं। अब मुझे पता चला कि पुराने जमाने की बैलगाड़ियों की यात्रा में क्या क्या लाभ थे। लाख कष्ट थे, पर इतना परेशान करने वाली तकलीफ न होती। जरा सोचिए तो कि ख्वाहम ख्वाह मेरा सफर खोटा हुआ। श्रीमती जी का यह अपराध कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। उनको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। आखिर क्यों चल दी, कैसे चल दी, उन्हें क्या हक था चल देने का? खैर, देखा जाएगा। इसी तरह मैं देर तक बल खाता रहा, परंतु शीघ्र ही कायल होना पड़ा कि रात का समय है, सर्दी का मौसम है और दुनिया में हैरानी और परेशानी के अतिरिक्त एक और चीज भी है, और उसका नाम शायद नींद है। किंतु बहुत जल्द जाड़ी ने कहा कि महाशय, ना तो रात कोई चीज है और न नींद। यदि है कोई तो बस मैं, और यही मुझे स्वीकार करना पड़ा। किंतु चूंकि इस समय मुझे जाड़े पर कोई लेख नहीं लिखना है, अतः मौसम की ज्यादतियों को छोड़िए, सिर्फ ये सोचिए कि आग तापते हुए कुलियों के पास बैठकर अगर बदन को गर्मी पहुंचाना असंभव था, तो ये भी असंभव था कि बिना ओढ़े बिछाए सो रहूं या एक और आदमी की एक मैली सी रजाई छीन लूं, जो मुझे दिखा दिखाकर ओढ़ रहा था और ललचा रहा था। बस ऐसा समझिए कि मालूम होता कि अब सुबह नहीं होगी और इसी तरह से कुड़कर शायद मर जाएंगे। पैसा पास नहीं। हाँ, टिकट एक छोड़ दो दो थे। जैसे तैसे करके सुबह हुई। गाड़ी भी आई, बैठ भी गए और गंतव्य स्थान पर ये हुलिया लिए पहुंच भी गए कि रात के जागे हुए और सिकड़े सिकुड़ाए मैला सूट पहने और नंगे सिर। परंतु वहां पहुंचे और पता जो लगाया तो जनाब जोरू नदारत। या मेरे खुदा, अब मैं क्या करूं? ये किधर गई आखिर? क्या खो गई? एक जगह और भी खोजवाया, पर वहां भी पता नहीं। अंत में ससुराल तार दिया और वहां से जवाब आया कि सकुशल पहुंच गईं, मानो वहीं जा रही थीं। अब इसके सिवा और क्या चारा था कि यहां से कर्ज लेकर हम ससुराल पहुंचे।
शाम को कोई 5 बजे होंगे जब मैं ससुराल पहुंचा। घर में जो घुसा तो क्या देखता हूं कि ससुर साहब नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांग रहे हैं। 2-3 छोटे छोटे साले एक चारपाई पर बैठे हुए हैं। उनमें से एक उछल पड़ा और मैंने भी उसे पहचान लिया। किस तरह उस नालायक ने मानो खुशी के लहजे में भर्राई हुई आवाज से चुपके से कहा है कि मैं सुनकर जल भुनकर कबाब हो गया। उसका सारा चेहरा प्रसन्नता से चमक उठा और तेजी से चारपाई से ये कहता हुआ उतरा, भाई मियाँ खो गए मिल। ये कहता हुआ वो भीतर दौड़ा, बाकी दोनों उसके पीछे। अंदर पहुंचकर उसने शायद गला फाड़कर नारा मारा, तुम तो कहती थी भाई मियाँ खो गए। बिल सुनाई नहीं दिया। मैंने ससुर साहब को सलाम किया। इशारे से उन्होंने रोका और जल्दी से दुआ को खत्म करके कहा, वालेकुम अस्सलाम, जिंदाबाद। अरे मियाँ कहाँ खो गए थे? मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मैं भला क्या कहता, जी में तो यही आया कि कहीं कोश मिलता तो दिखलाता कि जनाब खो जाना और चीज है और रह जाना और चीज। फिर ये सेवक तो इस बार रह भी नहीं गया, बल्कि आपकी सुपुत्री की कृपा से ये सब कुछ हुआ। संक्षेप में इस प्रकार समझाया कि सारा दोष श्रीमती जी पर आए, किंतु वो जो किसी ने कहा है कि अपने तथा पराये में फर्क होता है, बहुत सच कहा है। लगे हजरत वही किस्सा सुनाने, यानी गिनाने लगे वे सब चीजें जो सफर में मुझसे खो गई थी। और फिर बाद में टीप का बंद, तुम्हारे साथ तो औरतों का सफर करना खतरे से खाली नहीं। उनसे निपटकर घर में पहुंचा तो परदादी टाइप की एक बाहरी स्त्री को सास जी चीख चीख कर उखड़े उखड़े वाक्यों में मेरे मिल जाने की खुशखबरी सुना रही थीं। मिल गया, हाँ आ गया, हाँ अभी आया है। मिल गया, बड़ी बी बोली। हाँ मिल गया, सास साहिबा बोली। मिल गया, ये क्या खड़ा है सलाम करता है, जीता रहे 1000 बरस, इसके दुश्मन खो जाए। बड़ी बी दुआएं दे रही थी कि घर की हड़बौंग सुनकर पड़ोसिन ने आवाज दी। बातचीत के लिए दीवार में एक छेद कर लिया गया था। वहां एक और बुढ़िया खड़ी पड़ोसिन को कुछ बताने लगी। पूरी बात मैंने नहीं सुनी, परंतु हाँ इतना अवश्य सुना, उसके दुश्मन थे, मिल, हाँ अभी। अब मेरे लिए असह्य हो गया था। जी चाहा कि फट पड़ूं, एक सिरे से सबकी खबर ले डालूं। अंत में मैंने दबी जबान से कहा, कौन खो गया था? मैं कोई बच्चा हूं जो खो जाता? ख्वाहम ख्वाह आप लोग। मैं एकदम से चुप हो गया। सामने अपने कमरे से श्रीमती जी अंगुली से चुप रहने का संकेत कर रही थीं। मैं उधर देख ही रहा था कि एक और दादी ने अपनी दिलचस्प आवाज में कहा, मेरी चमेली कली कहाँ खो गई थी? उन्हें देखकर मुझे वैसे हंसी आती है। हंसकर मैंने कहा, दादी सलाम। इसके जवाब में उन्होंने दुआ देकर मेरी बलैयां ली और कहने लगीं, क्या बताऊं बेटे, जब से मैंने सुना कि तू खो गया दिल उल्टा आता था। मैंने न्यौछावर के उड़द माने हैं। आप भी कैसी बातें करती हैं, मैंने कुछ बुरा मानते हुए कहा। कोई बच्चा हूं मैं जो सब कह रहे हैं कि मैं खो गया था? फिर और कैसे खो जाते हैं? दादी जरा तेज होकर बोली, खुद तेरी घरवाली कह रही है कि तू खो गया था। जिसका अता पता न मिले कि किधर गया और कहाँ रह गया तो उसे यही कहेंगे कि खो गया। और मियाँ अल्लाह रखे, तुम हो भी तो बिल्कुल भोले अहमक, दुनिया जहान की चीजें खोते फिरते हो। आए दिन सुनने में आता है कि ये खो गया वो खो गया, फिर कल सुना कि लो तुम खुद कहीं खो गए। मैंने कुछ हंस हंस कर और कुछ बिगड़ बिगड़ कर बताया कि ना तो मैं खो सकता हूं और न खो गया था, और आगे मेरे साथ इस गंदे शब्द का प्रयोग न किया जाए। पर यहां का तो वायुमंडल ही मेरे और हर समझदार व्यक्ति के खिलाफ है। जब मैंने कहा कि मैं खोया नहीं बल्कि रह गया था तो वे बोली, बेटा रह तो हमारी बच्ची गई थी, तुम तो आगे जाकर न जाने कहाँ खो गए थे। सारांश ये कि थोड़ी देर उनसे और बहस की और जैसे भी बना अपनी जान छुड़ाई। इसके बाद श्रीमती जी से बहस हुई। उन्होंने मुझे दोष दिया और मैंने उन्हें। वो इटावे पर उतरी और सेकंड क्लास में बैठी, और जब देखा कि मैं गायब हूं और रेल चल देगी तो उतर पड़ी, और उधर दूसरी ओर से दौड़कर मैं बैठ गया। मेरा इरादा तो बहुत कुछ लड़ने का था, परंतु आगे के लिए उठा रखा। मैंने उनसे कहा कि तुम खो गई थी और उन्होंने कहा कि तुम खो गए थे। अब फैसला पाठकों के हाथ में है कि कौन मूर्ख है। ये मूर्ख तो दोनों हैं, परंतु सवाल ये है कि अधिक मूर्ख कौन है और खो कौन गया था, मैं कि वो। अभी आप सुन रहे थे मिर्जा अजीम बेग चुगताई की लिखी कहानी खो गया, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।